स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद पर। और स्वागत है भाई सौर्य बैच में। तो कैसे हैं आप सभी? पहले तो आओ, तुम हो कहाँ सभी? हो ही नहीं अभी तो यहाँ, क्यों भाई? कल इतना लंबा ज्ञान का भाषण तुमने मेरे से दिलवा लिया और एक दिन भी काम नहीं किया उस भाषण ने, 24 घंटे तक भी उसका प्रभाव तुम लोगों पर नहीं रहा। अभी देख लो, एक भी ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, कहाँ गए सभी? हैं? ऐसे कैसे बात बनेगी मेरे भाई? आओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आएंगे सभी लोग। इसे थोड़ा छोटा कर दो, जल्दी जल्दी सभी लोग आइए। हाँ जी, वेरी गुड। जय हिंद भाई, मुबारक। भारत शर्मा, जय हिंद बच्चे। गुड आफ्टरनून भाई रमेश, आ जाएंगे सभी। नेहा, जय हिंद। हाँ वेरी गुड, गुड आफ्टरनून भाई। एक बार लिख दिया कर, इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? एक ही चीज को 20 बार लिख के और फिर टाइप करके और भेज रहे हो यार, क्या तरीका है? नमस्ते भाई, नमस्ते। मोनिका, आदेश, मानवेंद्र, पुष्कर, गौरव, गोविंद, रेहान, अनिल। क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, चलो देखते हैं भाई इसका भी। बादल, मोहम्मद गुलफान, नम्रता, मोहम्मद आलिशान। गुलफान और आलिशान एक ही साथ आते हैं क्यों भाई? रमन, भरत, रमेश, नीतेश, पीयूष, महिमा। एक दो दिन मुझे नाम आप लोगों के लेने पड़ेंगे तब याद हो जाएंगे। हर्ष, सो ही नहीं हो रही थी क्लास सर जी, अभी ही आई है, चलो कोई बात नहीं। अभिषेक, प्रिंस, अंकुश, कृष्णा, निधि, दीपांशु, पांडे खान, निखिल गुप्ता, मनीष, अंकुर, केशव, देवराज। जय हिंद भाई, जय हिंद आदेश। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए प्रणाम भाई विपिन। करें फिर, करें भाई शुरुआत आज की क्लास की। तो बच्चों, कल हमने क्या बातचीत करी थी, पहले एक बार वो याद करो। कल हमने बात करी थी, कल बात करी थी हम लोगों ने ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में, कि सेल को अगर आप देखेंगे तो उसको ऊपर से देखेंगे। पहली बात तो ऐसे तो देखेगा नहीं, आपको नग्न आंखों से तो देखेगा नहीं, आपको उसके लिए कुछ टेक्निकल टूल्स चाहिए। जैसे कि आपको एक सूक्ष्मदर्शी चाहिए, उस सूक्ष्मदर्शी की मदद से आप उसको देख पाओगे। तो सूक्ष्मदर्शी की मदद से जब आपने देखा तो आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले आपने कहा देख करके कि सर हमें एक बाउंड्री वॉल दिख रही है। तो मैंने कहा ये जो बाउंड्री वॉल है बच्चे, ये जो बाउंड्री वॉल है ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। एक झिल्ली है बारीक सी और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। फिर आपने कहा सर हमें एक जो है इसके अंदर राउंड एक गोलाकार स्फेरिकल एक गोलाकार जो है हमें संरचना दिख रही है डार्क कलर की। तो मैंने कहा बच्चे ये जो है इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इस यही पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। इसका जो स्टेटस है वो वही है जो हमारे शरीर में जैसे मस्तिष्क का स्टेटस है, वो स्टेटस एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का होता है। फिर आपने कहा सर इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के बीच में हमें एक तरल पदार्थ दिख रहा है, कल मैंने चित्र बना करके बनाया था। तो वो तरल पदार्थ, मैंने कहा कि भाई ये जो है क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म होगा, कोशिका द्रव्य होगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य कोशिका की गतिविधियों का अखाड़ा होता है। कोशिका की समस्त जो एक्टिविटीज हैं वो उसी के अंदर होती है। वो एक्चुअल में सारी के सारी जो क्रियाएं हैं उसी के अंदर हो रही होती है, सारी के सारी कोशिकांग उसी के अंदर धसे रहते हैं। ठीक है, तो ये है सारी प्रोसेस। डेमो 3 का क्लास अपलोड नहीं हुआ है, हो जाएगा भाई, करवाएंगे उसको भी। ठीक है, तब तक अगर देखना है तो यूट्यूब से जाकर के प्लेलिस्ट से देख लेना, आरडब्ल्यू डिफेंस चैनल से। ठीक है जी, चलिए अब हम बात एक एक करके करेंगे इन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात हम लोग करेंगे। आउटर एनवलप जो बाहरी आवरण है सेल का, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि भाई उसकी क्या खूबियां खासियत होती हैं, उसका डिस्क्राइब करेंगे, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है, फिर उसका क्या काम होता है, कैसी उसकी संरचना होती है। इन सभी पैरामीटर्स पर, इन सभी कसौटियों पर हम उसको देखेंगे कि वो क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आउटर एनवलप है, डाल लीजिए भैया, क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में डाल लीजिए। अब देखो कोशिका झिल्ली के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या देखा था? मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली जब आपने अपनी चीक सेल देखी माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके, तो आपको कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी आवरण के तौर पर नजर आई कि भाई जो सबसे बाहरी दीवार है उस कोशिका की वो क्या है? कोशिका झिल्ली है। फिर जब मैंने आपसे कहा कि एक प्लांट की सेल मैंने आपसे देखने को कहा, तो प्लांट की सेल में आपको, पौधे की कोशिका में आपको इसके बाहर और एक संरचना दिखाई दी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती है प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण। फिर दूसरा सबसे बाहरी आवरण होता है प्लांट सेल का कोशिका झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। तो ये नोट करेंगे भाई, ठीक है? पहला पॉइंट नोट करेंगे सभी, इट इज आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। जंतु कोशिका का, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण ये है, सबसे बाहरी आवरण क्या है भैया? कोशिका झिल्ली। और जब पादप कोशिका या प्लांट सेल की बात आप करेंगे तो ये सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग है, दूसरा सबसे बाहरी आवरण है, क्योंकि उसमें सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? सेल वॉल होता है ना? उसमें सेल वॉल सबसे बाहरी आवरण है और फिर उसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका में सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेकंड आउटर मोस्ट, सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। पादप कोशिका का दूसरा सबसे बाहरी आवरण है, पादप कोशिका का, कोशिका का दूसरा सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण ये है। ठीक है, दूसरा सबसे बाहरी आवरण है पादप कोशिका के अंदर। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब तीसरी जो चीज इसके बारे में खास है कि ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है भाई, सेल मेम्ब्रेन। चाहे वो प्लांट की सेल हो, चाहे वो एनिमल की सेल हो, चाहे वो छोटे छोटे कुछ जीव, छोटे मोटे कोई फंगस है, कवक जिसको बोलते हैं, या जीवाणु है, या प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, सभी की कोशिकाओं में ये पाई जाती है। इट प्रेजेंट, लिखिए, इट प्रेजेंट इन द ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में
पाई जाती है। ठीक है, सभी प्रकार की कोशिकाओं के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और बात करते हैं इसकी। ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में हमने कुछ वर्णन किया है ना, ये है क्या। गुरुजी मेरे तो धान काट पीट रहे हैं, कट पीट रहे हैं, मैं तो क्लास ले ही नहीं पा रहा हूँ। ओहो, 10 घंटे ही तो काम करता होगा भाई, 4-6 घंटे तो पढ़ाई कर कम से कम, है ना, कुछ क्लासों को तो कवर करता रहे साथ साथ। ठीक है, हाँ पूरी तरीके से पढ़ाई पर ऐसे नहीं, ऐसे एकदम क्लोज नहीं करना है एक साथ चैप्टर, थोड़ा थोड़ा समय निकालते रहना है। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। अब इसके बारे में आगे देखेंगे हम लोग, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि इसके गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के गुण, कोशिका झिल्ली के गुण, कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इसे देखेंगे एक बार, समझिए। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि भाई ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, सजीव संरचना है। कैसी संरचना है? सजीव संरचना है। वही सेल वॉल की जब हम बात करेंगे तो वहां पर लिख रहे होंगे वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है ना, तो ये एक लिविंग स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर, सजीव संरचना। जितना ज्यादा कोशिश हो सके वो केवल कीवर्ड लिखने की कोशिश करें तैयारी के दौर में, केवल कीवर्ड लिखें, पूरा सेंटेंस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, कुछ कुछ वर्ड्स ही लिखे हैं, लेकिन इनमें भी अगर और कम हो सकता था, लेकिन मैं इस वजह से नहीं लिख पा रहा, फिर तुम्हें जो है प्रॉब्लम आती है। तो जितना कम लिख सकते हो उतना बढ़िया है, जितने शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि रिवीजन में बड़ी मदद मिलती है। नोट्स भी थोड़ा पतला थिन एंड क्रिस्पी सा बनता है, उसे ट्रेवलिंग करते में आप लोग रिवाइज कर सकते हो, है ना, तो ये फायदा हो जाता है उससे। ठीक है जी, चलिए लिखिए। इसका दूसरा जो प्रॉपर्टी है कि एक बहुत ही पतली, नाजुक और लचीली संरचना होती है ना, तो इट इज अ थिन फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर, थिन फ्लेक्सिबल एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर। ये कैसी संरचना है? पतली, लचीली एवं नाजुक संरचनाएं होती है। ठीक है, पतली है, लचीलापन बहुत ज्यादा इसके अंदर होता है, लचीलापन बहुत ज्यादा लचीली होती है। ठीक है, काफी ज्यादा लचीली इनफैक्ट, है ना, तो ऐसी स्ट्रक्चर ये होती है। नेक्स्ट चलते हैं अब इसके फंक्शन के ऊपर कि भाई इसके फंक्शन क्या होते हैं, कार्य क्या होता है इसका। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के कार्य। ये क्या कार्य करती होगी? सबसे पहले तो आप याद रखें कि इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, ये पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करती है। दूसरी चीज, ये चूंकि बाउंड्री वॉल है तो कोशिका को निश्चित आकार आकृति प्रदान करती है। तीसरी चीज, एक बाउंड्री वॉल है तो बाहरी वातावरण से कोशिका के अंदरूनी जो घटक होते हैं उन्हें एक तरीके से सुरक्षा भी ये प्रदान करती है। तो आप कहेंगे इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग इट हेल्प्स मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल, कोशिका के जो आकार है उसको बनाए रखने में ये मदद करती है। ठीक है, इट हेल्प्स मेंटेनिंग शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, कोशिका के आकार, कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखने में मदद करती है, बनाए रखने में मदद, बनाए रखने मदद करती है। दूसरा इसका काम हो जाएगा, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इट इज सेलेक्टिवली, अच्छा सेलेक्टिवली परमिएबल तो यहाँ पे लिखो, सेलेक्टिवली परमिएबल वाला जो गुण है वो तो आप प्रॉपर्टी में लिखेंगे, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है ये चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब समझ गए? देखो पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका के बाहर से कोशिका के अंदर जो आदान प्रदान होगा पदार्थों का, वो इसी के माध्यम से होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी पदार्थ आ जा सकता है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं, चुन चुन करके चीजों को आने जाने देती है। तो उसी कैरेक्टरिस्टिक को, उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। ये चयनात्मक क्या होती है? पारगम्य होती है। ठीक है, चयनात्मक पारगम्य होती है। दूसरी चीज, ये पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करती है। इट हेल्प्स, यहाँ पे आ जाए वापस से फंक्शन पे, इट हेल्प्स, इट हेल्प्स, हेल्प्स या ऐसे लिखिए, इट फैसिलिटेट्स, 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 फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस between 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 it facilitates the exchange of substances, it facilitates the exchange of substances between cell and its outer environment, environment। ये लिखिए, हिंदी में लिखो, ये कोशिका, कोशिका तथा उसके बाह्य वातावरण, बाह्य बाहरी, बाहरी वातावरण के बीच, के बीच पदार्थों के आदान प्रदान, पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करती है। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल एंड इट्स आउटर एनवायरनमेंट। भाई जो पदार्थों का आदान प्रदान होगा, पदार्थ कोशिका के अंदर जाएं या कोशिका के अंदर से बाहर जाएं, होकर तो यहीं से जाना होगा उनको, है ना, तो यही मदद करती है पदार्थों के आदान प्रदान में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और चौथा और अंतिम इसका जो कार्य होगा वो होगा कि भाई ये कोशिका का जो कंटेंट है, कोशिका के अंदर जो चीजें हैं, उसके अंदर के जो घटक हैं, उनको अलग करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, है ना, तो लिखिए इट सेपरेट्स, सेपरेट्स द कंटेंट, द कंटेंट of cell with its
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ये कोशिका के घटकों की घटकों को बाहरी वातावरण से अलग करती है, बाउंड्री वॉल बनाती है दोनों के बीच में, बाहरी वातावरण से अलग करती है। क्लियर है भैया? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना भाई? देखो कोशिका है, ये 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 कोशिका है ना? अब यहाँ पर इन कोशिकाओं के बीच में तमाम सारा एक तरल पदार्थ होता है, तमाम सारा फ्लूइड भरा रहता है, उत्तक द्रव इस फ्लूइड को बोलते हैं। तो इसको और कोशिका के अंदर का जो पदार्थ है, कोशिका के अंदर वाले पदार्थ को बना रहा हूं नीले कलर से, इन दोनों को जो नीले और लाल को, ये लाल कलर में जो है ये कोशिका के बाहर का पदार्थ है, और इस लाल कलर के पदार्थ को नीले कलर के पदार्थ से जो चीज अलग कर रही है वो चीज कौन सी है? तो आप कहेंगे वो यही है, कोशिका झिल्ली ही है ना? दूसरी चीज, ये कोशिका झिल्ली ही एक निश्चित आकार भी प्रदान कर रही है कोशिका को, है ना? तीसरी चीज मैंने बताई, कोशिका के अंदर बाहर जो पदार्थों का आदान प्रदान होगा कि भाई ये कोशिका है, कोशिका के अंदर खाना भी जाएगा बाहर से ही जाएगा, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन भी जाएगा और कोशिका से बाहर CO2 निकलेगा भी। तो ये सारे आदान प्रदान में भी कहीं ना कहीं आदान प्रदान को सुविधामय बनाने का जो काम है ये कौन करेगा? ये कोशिका झिल्ली के आर पार जाएंगे, कोशिका झिल्ली से होकर ही जाएंगे, कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही जा पाएंगे, है ना? ऐसे तो जा नहीं पाएंगे। तो इन सारी चीजों में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बहुत महत्वपूर्ण, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की संरचना, कोशिका झिल्ली की संरचना, है ना? कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में बात करेंगे। चलो बहुत बढ़िया। फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हुआ? फिजिक्स की क्लास भाई नहीं हुई क्या आज? है? देख लिया करो भाई, हुई है या नहीं हुई है। अच्छा थोड़ा सा ये चीज याद रखेंगे कि जैसे क्लास हो जाती है ना, उसके बाद क्लास को या तो तुम लाइव देखो, क्लास का जैसे टाइम है, मेरी क्लास का टाइम है 3 बजे, या तो 3 बजे आकर के लाइव देखो। ऐसे बताओ कभी भी कि 3:10 पे आ रहे हैं, 3:15 पे, 3:30 पे, 3:45 पे आ रहे हैं, उससे क्या है कि जो 3:15 पे आई 15 मिनट तो मैं पढ़ा चुका। अब वो 15 मिनट की चीज आपसे छूट गई और उसी की कंटिन्यूटी वो चल ही रही है, कोई कॉन्सेप्ट, उसके बीच में आके तुम टपक पड़े और फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आया, फिर कहोगे सर समझ में नहीं आया। तो ऐसे मत किया करो, या तो टाइम पे आओ, या तो जो क्लास खत्म हो जाती है 4 बजे क्लास खत्म हुई, थोड़ी सी देर बाद आपकी वो क्लास एप्लीकेशन पे अपलोड होने में थोड़ा सा समय लेती है। थोड़ा ये मान के चलिए कि 3 बजे की क्लास 4 बजे खत्म हो रही है, 3 से 4 की क्लास है, तो 4:30 बजे के आसपास तक वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो फिर 4:30 बजे जाके एप्लीकेशन पर उसको देख लो, ठीक है? ऐसे बीच में मत टपका करो, क्योंकि उसमें क्या है, रनिंग कॉन्सेप्ट में अगर तुम आ रहे हो, कोई बच्चा है यहाँ पर आया सीधा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसे ना सेल मेम्ब्रेन पता ना स्ट्रक्चर पता, मैं समझा रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट कर रहा है, क्लास को स्पॉइल कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है? अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है, ये सारी समस्या पैदा होंगी उसको, फिर ये सारी दिक्कतें पैदा होंगी। तो आप ऐसे मत आया करो, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो हाँ, ऐसे ध्यान रखेंगे बिल्कुल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है ये किन चीजों से मिलकर के बनी होती है? देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली में अगर मैं बात करूं तो 2 चीजों से मिलकर के बनी होती है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन, है ना? लिपिड और प्रोटीन। और लिपिड भी कौन सा वाला होता है? तो ये याद रखेंगे, लिपिड भी जो है फॉस्फोलिपिड उसको बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड, क्योंकि एक ऐसा लिपिड जिसमें फास्फोरस मौजूद हो, जो फास्फोरस युक्त हो, उसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के ये बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की कह सकते हैं कि दोहरी परत इसमें पाई जाती है, डबल लेयर इसमें पाई जाती है, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, पहले इसको नोट डाउन करिए। हाँ, फिजिक्स की क्लास हुई है भाई, थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगता है क्लास को बच्चे समझेंगे, सुनेंगे ध्यान से। फिजिक्स की क्लास थी आपकी 2 से 3, 2 से 3 थी। तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनकी तो मिलेगी, उन्हें तो देखने को मिलेगी तुरंत, ठीक है? लेकिन जो लाइव नहीं आई, ये सोच रहे हैं कि रिकॉर्डेड तो मिलती ही है, लेकिन रिकॉर्डेड जो है 3 बजे के जस्ट बाद आपको अवेलेबल नहीं होगी, उसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, 3:30 बजे तक का, 3:30 बजे के आसपास आपको वो क्लास जो है मिल जाएगी, ठीक है? थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो आपने हो सकता है यही 3:30 बजे 3 बजे के आसपास खोलने की कोशिश करी हो उस क्लास को, और आपको वो न मिल रही हो, और आपने सोचा कि सर क्लास नहीं हुई आज फिजिक्स की। हुई है भाई, सारी क्लासेस होंगी आपकी, डेली होंगी, लेकिन थोड़ा सा कई बार क्या है, ये टेक्निकल है ना? आधे घंटे बाद ये चीज आपको देखने को मिलेगी, आप रिकॉर्डेड में देखोगे तो तुरंत की तुरंत एप्लीकेशन पर ही अवेल नहीं होगी, ठीक है? चलिए अब देखिए, ये स्ट्रक्चर है कुछ सेल मेम्ब्रेन का। इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये लिपिड है, ठीक है? फिर उसके बाद ये लिपिड है, ठीक है? ये आपका प्रोटीन है और बीच में ये लिपिड है, ठीक है? तो इसमें अगर आप देखें तो इस तरीके की दोहरी संरचना होती है, बाई लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन और लिपिड की 2 परतें पाई जाती हैं। तो आप कहेंगे कि ये किससे मिलकर के बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन से। ऐसी संरचना जो है होती है ये। और देखो सेल अपने आप में बहुत छोटी स्ट्रक्चर होती है, बहुत छोटी संरचना होती है, और सेल की भी सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको अध्ययन करने के लिए काफी बाद में जो है उसका अध्ययन हो पाया सही से, 1950s के आसपास तक जो है उसका अध्ययन शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई 1950s के आसपास में ही, 40s के आसपास में आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गई थी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही इस सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन, इसका ऑब्जर्वेशन, इसकी स्टडी हो पाई। क्योंकि इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसका बहुत अच्छा अध्ययन, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर आप नहीं देख सकते। तो इसके अध्ययन के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत थी, और वो काफी बाद में खोजी गई, उसके बाद में फिर इसका अध्ययन हो पाया सही से, इसका ऑब्जर्वेशन हो पाया, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ, 3:10 तक हो जाती है, मान के चलिए 3:10 से कई बार 3:15-20 पर भी जाती है। हाँ, यूट्यूब में तो तुरंत आ जाती है, एप्लीकेशन में थोड़ा समय लगता है क्लियरेंस होने में, ठीक है? तो ये है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अब ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में हो चुका भैया कंप्लीट, है ना? आप बताएंगे सभी लोग कि कोई डाउट किसी बच्चे का हो तो पूछ लीजिए, टॉपिक जैसे ही खत्म होगा मैं तुरंत आपसे पूछूंगा आपके डाउट के बारे में। डाउट हो तो वहीं पर पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 10 दिन बाद डाउट पूछ रहे हैं, है ना जी? बताइए सर जी, बाकी सब्जेक्ट की डेमो के अलावा कोई क्लास नहीं डली है? ऐसा क्यों कह रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। लिपिड देखो, लिपिड फैट, वसा होती है ना, वसा, वसा कोई लिपिड बोलते हैं, वसा कोई क्या बोलते हैं? लिपिड। फैट का नाम सुना होगा?
वही लिपिड है। यही समझ नहीं आया है। देखो स्ट्रक्चर का मतलब है कि केमिकली ये किन चीजों से मिलकर के बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मिलकर के बनी होती है? तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है लिपिड और प्रोटीन का वो कुछ इस तरीके से होता है। दो परत प्रोटीन की, दो परत लिपिड की। ये वाली एक हो गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली लिपिड, 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 ये प्रोटीन, है ना? इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको, इस मॉडल को बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोला जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोला जाता है इसको? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिन वैज्ञानिकों ने दिया उनका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिकों ने ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। और फ्लूइड, आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का संबंध किससे है? तो आप क्या बताएंगे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके बारे में बता रहा है? सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रहा है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का संबंध किससे हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली से हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है अगर मैं बात करूं तो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। देखो कई सारे मॉडल्स आए, कई सारे मॉडल्स इस विषय में आए कि भाई जो लिपिड और फैट है वो किस तरीके से उनका अरेंजमेंट है, उनका व्यवस्था क्रम किस तरीके से है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसके लिए कई सारे मॉडल्स आए, कई सारे मॉडल्स डेवलप हुए। लेकिन जो सबसे अधिक सर्वमान्य मॉडल है, जो सबसे अधिक मान्य मॉडल है, जिसकी मान्यता सबसे ज्यादा है, जिसको वैज्ञानिकों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो वो मॉडल ये वाला है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वरना एक मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी आया, उसकी मान्यता नहीं है, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता। हालांकि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का मॉडल भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही बताता है। क्या नाम है उसका? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये सही से व्याख्या नहीं कर पाता है, ठीक है, तो इसकी मान्यता नहीं है, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड। और फिर एक्सेप्टेड कौन सा है? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन नाम के वैज्ञानिकों ने। और ये सर्वाधिक सर्वमान्य मॉडल है। उन्होंने बताया था कि बाइलेयर होती हैं, दो परतें होती हैं लिपिड और प्रोटीन की, ठीक है, किसमें? सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में। क्लियर है? ये है मामला पूरा। बस ये इसमें देखो जो चीजें लिखी जा रही हैं उन्हीं को बार बार पढ़ते चलो, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर निकोलसन ने। ये सर्वाधिक मान्य मॉडल है और ये क्या बताता है? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बताता है ना? बस इतना ही करना है, इसके बारे में कोई ज्यादा अल्ट्रा स्टडी नहीं करनी, ठीक है भाई। चलिए अब बात आती है कि भाई ये जो पदार्थों का आदान प्रदान है सेल के अंदर किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, देखिए नेक्स्ट हेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आदान प्रदान। लिखिए हिंदी में, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आदान प्रदान। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आदान प्रदान, ठीक है जी। कोशिका झिल्ली के आर पार कैसे पदार्थों का आदान प्रदान होता है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलो चलिए बहुत बढ़िया। देखो समझना, पहले ध्यान से समझना। पदार्थों के आदान प्रदान के अगर मैं बात करूं तो दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे बोलते हैं सक्रिय आदान प्रदान, सक्रिय आदान प्रदान। और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय आदान प्रदान, निष्क्रिय आदान प्रदान। तो दो प्रकार का यहां पर, दो तरीके से आदान प्रदान हो सकता है पदार्थों का। एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय, ठीक है। सक्रिय और निष्क्रिय में देखिए अंतर समझेंगे। सक्रिय में क्या होता है? पदार्थ जो है, ये मान लीजिए कोई सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल की कोशिका झिल्ली हो गई। अब किसी पदार्थ का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर मान लीजिए लो कंसंट्रेशन है और बाहर जो है वो हाई कंसंट्रेशन है, पदार्थ का हाई है। तो इसमें लो से हाई, इसमें क्या होता है? लो से हाई पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और ये अपेक्षाकृत बड़े अणुओं का, लार्जर मॉलिक्यूल्स का भी आदान प्रदान होता है। बड़े अणु का आदान प्रदान होता है ना, लार्जर मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है जी। और तीसरी चीज, इसमें आदान प्रदान के लिए सेल को कुछ एटीपी खर्च करनी पड़ती है। एटीपी ऐसे ही है जैसे आप कोई चीज वस्तु खरीदते हो तो इंडियन करेंसी का भुगतान करते हो, है ना, तब वो चीज आप खरीद पाते हो, है ना। तो ऐसे ही कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोला जाता है, एटीपी को बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो ये ऊर्जा कोशिका को खर्च करनी पड़ती है एटीपी के रूप में। तो इसको बोलोगे आप क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सी तीन चीजें हो गई? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में तीन चीजें हो गई भैया आपकी। इसमें सबसे पहले तो गुरुजी इसमें जो है क्या करना पड़ता है? इसमें जो है आपको, हाँ ये रहा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है? तो इसमें सबसे पहले तो आपको भैया लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस फ्रॉम फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जगह नहीं बचेगी तो मैं बोले दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लो। निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कोई चीज जहां कम है वहां से ज्यादा की तरफ जा रही है। वरना होता क्या है? हवा के बारे में आप पढ़ेंगे, लहरों के बारे में आप पढ़ेंगे, हमेशा यही होता है कि भाई उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से, हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर की तरफ जैसे हवा चलती है, लहरें भी समुद्र में यही काम होता है। तो ज्यादातर चीजें इसी रूल को फॉलो करती हैं, इसी फिजिक्स के रूल को फॉलो करती हैं, इसी चीज को मानती हैं। लेकिन एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, ये इस रूल को नहीं मानता। और दूसरा पैसा, पैसा भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, हाई से लो की तरफ नहीं जाता, ठीक है। चलो, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस
फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। दूसरी चीज इसके बारे में क्या है, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स का होता है ना, बड़े अणुओं का होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बड़े अणुओं का होता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स का होता है, ये बड़े अणुओं का होता है ना, हिंदी में लिखना, बड़े अणुओं का होता है, और इसके लिए एटीपी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो सेल यूज एटीपी, है ना, सेल यूज एटीपी इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, सक्रिय आदान प्रदान में कोशिका एटीपी खर्च करती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एटीपी खर्च करना पड़ता है, एटीपी एक्सपेंड या एक्सपेंस होता है इसमें, एटीपी खर्च होता है भैया इसके अंदर। ठीक है, एटीपी क्या होता है, खर्च होता है। तो 3 पॉइंट्स हैं इसके बारे में, तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से पता चल गए हैं। पहला पॉइंट कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें एटीपी खर्च करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट कि इसके अंदर बड़े अणुओं का आदान प्रदान होता है, बड़े अणु कोशिका के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होते रहते हैं, कोशिका को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ये होता है। क्लियर है? चलिए अब आ जाओ भाई, निष्क्रिय आदान प्रदान की बात कर लेते हैं कुछ। निष्क्रिय आदान प्रदान, ठीक है, चलिए देखिए, निष्क्रिय आदान प्रदान की अगर मैं बात करूं तो निष्क्रिय आदान प्रदान में क्या होता है, इसका जस्ट विपरीत कर दीजिए। इसमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगा। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ पदार्थों का आदान प्रदान। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ पदार्थों का आदान प्रदान होगा। दूसरा, इसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों का ही आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन इसमें जो अगर मैं बात करूं छोटे अणुओं का आदान प्रदान होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान होता है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि भैया यहाँ पर एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता, इसमें जो है एटीपी खर्चा नहीं होता है, कोशिका की ऊर्जा खर्च नहीं होती है इसमें। ठीक है, ये नेचुरली होने वाली प्रोसेस है। ठीक है जी, तो इन चीजों को नोट कीजिए, फिर हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी प्रकार होते हैं दो, है ना। समुद्र में लहर कैसे बनती है, कुछ भी जो मन में आ गया पूछ लिया, कुछ भी पूछते फिर रहे हैं, कुछ भी आ जा रहा है दिमाग में, कोई मतलब रोक टोक ही नहीं है, कोई क्या संबंध चल रहा है पढ़ाई का, पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चन कोई पूछा जाए, इधर उधर की बातें क्यों करी जाए विपिन भैया, जो यहाँ पर चीजें चल रही हैं इन पर ध्यान दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि समुद्र की कोई बात आई और समुद्र की बात आने पर समुद्र के बारे में चल रहा है सब कुछ, बहुत सारे कारण होते हैं यार। कहीं ना कहीं जो बल है, आकर्षण बल, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के आकर्षण बलों के कारण लहर पैदा होती है, और बहुत सारे कारण होते हैं। पृथ्वी की जो अपने नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें कोई मूवमेंट होती है, उसके कारण लहरें पैदा होती हैं। टेम्परेचर में डिफरेंस, पृथ्वी पर हर जगह अलग अलग टेम्परेचर है, उसमें परिवर्तन, उस टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण समुद्र में लहरें पैदा होती हैं। बहुत सारे कारण है, कोई कारण थोड़ी है ना। तो इसका संबंध क्या है, लेकिन यहाँ से कोई संबंध नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, पेपर निकालना है बेटा तुम्हें। ठीक है, ये ध्यान रखिए। हाँ, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछ रहा है। एटीपी की फुल फॉर्म, एटीपी की ये कई बार आएगा आपकी क्लास में। अभी तो इसका बस इतना याद रखिए कि ये ऊर्जा मुद्रा है, कोशिका की ऊर्जा है, एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाती है कोशिका, एटीपी के रूप में ऊर्जा को स्टोर करती है कोशिका, अपने अंदर संग्रहित करती है। जैसे आपके अंदर, आपके घर में जो अनाज है वो स्टोर किया जाता है ना, ऐसे ही यहाँ पर एक कोशिका जो ऊर्जा को स्टोर करती है वो एटीपी के रूप में करती है ना। तो आप लोग, हाँ, मैं तो आदर्श इस वजह से बता रहा था कि बच्चा ये नहीं सोचने लगे कि भाई बताया नहीं, आता नहीं होगा, इस वजह से नहीं बता रहे, आता है, मेरे पे ज्योग्राफी भी आती है। ठीक है, समुद्र में सेल, तो वहां पर सारी बात करेंगे हम एटीपी के बारे में। अभी अभी थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया का आने दो, वहां पर विस्तार से बातचीत होगी माइटो उसके बारे में, एटीपी के बारे में। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इसके पैसिव ट्रांसपोर्ट के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखिए, टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय आदान प्रदान के प्रकार। तो ये निष्क्रिय आदान प्रदान भी भाई दो प्रकार का होता है, याद रखेंगे ध्यान से, इसको समझने की बात है असली। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, एक होता है भाई डिफ्यूजन। क्या होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन यानी कि विसरण, विसरण, और दूसरा होता है डिफ्यूजन के बाद दूसरा होता है ऑस्मोसिस। क्या है, ऑस्मोसिस या परासरण, ये नाम आपने सुने होंगे केमिस्ट्री वगैरह में, है ना। चलिए वेरी गुड, एक चीज देखें अब यहाँ पर, डिफ्यूजन में क्या होता है भाई, होगा तो दोनों में सेम ही, दोनों के दोनों, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही प्रकार हैं, तो दोनों में ही हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ पदार्थों का आदान प्रदान होगा, पदार्थों की गति होगी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होगी पदार्थों की गति। दूसरी चीज यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि इसमें तीनों का ही आदान प्रदान हो जाता है डिफ्यूजन में, सॉलिड हो चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, लेकिन गैसों का आदान प्रदान सबसे तेजी से होता है, फिर उसके बाद लिक्विड का दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर गैसेस का, सॉलिड का होता है। ठीक है, तो यह है रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन विसरण का जो दर है वो गैसों का सबसे तेजी से होता है, लिक्विड का दूसरे नंबर पर, सॉलिड का तीसरे नंबर पर। ठीक है, और ये केवल ओनली सॉलिड, ओनली लिक्विड का होता है, ओनली किसका होता है, लिक्विड का होता है, या हम कह सकते हैं सॉल्वेंट का होता है। ये इसमें केवल सॉल्वेंट, विलायकों का ये जो है परासरण होता है, केवल विलायकों का। ठीक है, विलायक यानी कि जिसमें कोई चीज घुल जाती है उसको बोलते हैं विलायक, केवल विलायकों का होता है परासरण, ये तीनों का ही पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का हो जाता है, वो केवल द्रवों का होता है, विलायकों का होता है। ठीक है, तीसरी चीज, इसमें कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है किसी अर्धपारगम्य झिल्ली का होना, ये अर्धपारगम्य झिल्ली के बिना भी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलोगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी, अभी इसके मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, इसके डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे हम लोग बोर्ड पे। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमेशा होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमेशा होगी। एक अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं होगी इसमें, क्या लिखेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक नहीं, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक। अर्धपारगम्य झिल्ली का होगा यहाँ पर आदान प्रदान, अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली आवश्यक। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे हम लोग, लेकिन देख लो एक बार टाइम कितना है, डेमोन्स्ट्रेशन को बीच में नहीं छोड़ सकते, कल करेंगे अगर टाइम नहीं होगा तो, अभी तो है ना टाइम। चलिए
देखो जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है ना, ये कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये है कोई पदार्थ और बाहर ये रहा पदार्थ। ऐसे ऐसे मान लीजिए कि ये O2 है। क्या है O2? ये क्या है O2? ऑक्सीजन है और यहाँ पर ये रही ऑक्सीजन। अब आप देखें कि कहाँ पर ज़्यादा है ऑक्सीजन, कहाँ पर कम है। यहाँ पर कम है यानी कि यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, और यहाँ पर ज़्यादा है यानी यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के अणुओं का आदान प्रदान होगा। यहाँ से यानी कि ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर प्रवेश करेंगे, यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, है ना। बाहर से कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। कब तक जाते रहेंगे, जब तक कि दोनों जगह सांद्रता का अंतर बराबर ना हो जाए, जब तक कि दोनों जगह की सांद्रता बराबर ना हो जाए, सांद्रता का अंतर है जीरो ना हो जाए, सांद्रता बराबर हो जाए या सांद्रता का अंतर जीरो ना हो जाए। ठीक है, तब तक गैसों के अणु यहाँ पर क्या करते रहेंगे, आदान प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये एग्जाम्पल हो जाएगा डिफ्यूजन का। किसका हो जाएगा, डिफ्यूजन या फिर विसरण का। विसरण का ये उदाहरण हो जाएगा, ये उदाहरण हो गया विसरण का। अब देखो एक बार, यहाँ पर ये मान लीजिए CO2 है, CO2 है ये, और बाहर ये रही CO2। ठीक है, यानी यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है आपकी बार, बाहर लो कंसंट्रेशन है CO2 का। तो आपकी बार क्या होगा भाई, अंदर से बाहर की तरफ CO2 जाएगी, कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ जाएगी आपकी बार CO2। ठीक है, कोशिका के अंदर से CO2 आपकी बार कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। अंदर से आपकी बार बाहर की तरफ जाएगी भैया CO2, अंदर से आपकी बार CO2 कहाँ पर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन यहाँ पर CO2 का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, है ना, हाई टू लो होगा। और किसका हो रहा है, तो गैसों का हो रहा है। गैसों का बहुत तेजी से होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, विसरण का दर, विसरण का जो दर है वो गैसों में सबसे तेजी से होता है, फिर उसके बाद तरलों में होता है, द्रवों में, द्रवों में, और फिर उसके बाद ठोसों में होता है। पिछली स्लाइड पर भी लिखवाया है मैंने। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए आपके किसके, डिफ्यूजन के। एक और एग्जांपल देखेंगे डिफ्यूजन का। मान लीजिए, अब बताना, आप लोग बताएंगे कि डिफ्यूजन होगा कि ऑस्मोसिस होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज है, ये रही इतनी मात्रा में, यानी यहाँ पर मान लीजिए हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर ये लो कंसंट्रेशन है। अब ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पदार्थों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। यानी कि यहाँ हाई है, हाई से लो, हाई से लो की तरफ आदान प्रदान होगा। कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये कंसंट्रेशन दोनों जगह की समान ना हो जाए। दोनों जगह मान लीजिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, H2O है ये। ठीक है, ये क्या है, H2O, वाटर है ये। ठीक है, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा था, सांद्रता ज्यादा थी, यहाँ पर सांद्रता कम है। ठीक है, अब डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, सौरभ निगम। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ की तरफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ जल के अणुओं का मूवमेंट होगा, जल के अणुओं की गति होगी। ठीक है, जल के अणुओं की क्या होगी, गति होगी। ठीक है जी, जल के अणुओं की क्या होगी बच्चे, गति होगी। अब ये गति जो है, अगर मैं बात करूं, ये गति, ये गति होगी, कब तक होती रहेगी, जब तक कि दोनों जगह जल के अणुओं की सांद्रता बराबर ना हो जाए। दोनों जगह जल के अणुओं की सांद्रता जब तक बराबर ना हो जाए, ये गति होती रहेगी। अब ये किसका एग्जांपल होगा, ये बताएं, ये ऑस्मोसिस है या डिफ्यूजन है, आप बताएंगे जरा जल्दी जल्दी, आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, आप बताओ ये डिफ्यूजन होगा या ऑस्मोसिस होगा, बताओ एक बार जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है भाई, इतना समय हो चुका क्लास का। हाँ जी, ये डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस है, बताओ। नीतीश और रिया सिद्धू का जवाब आया है केवल, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट जरूर किया करो। आपकी तरफ से जो भी मेरी तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपकी तरफ से उसका जवाब आना चाहिए, सही गलत उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो मोनिका विश्वकर्मा ने बताया है ऑस्मोसिस, नीतू पटेल ऑस्मोसिस, नम्रता ऑस्मोसिस, है ना, ज्यादातर लोगों का पीयूष ऑस्मोसिस भी है, विपिन ने बताया है भैया डिफ्यूजन। हाँ देखो, ऑस्मोसिस में बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें हमेशा इन्वॉल्वमेंट होगा एक अर्धपारगम्य झिल्ली का, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली तो यहाँ पर कुछ नहीं, कोई नहीं है, यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली तो नहीं है, तो डिफ्यूजन कैसे हुआ, ये ऑस्मोसिस कैसे हुआ, ये भी डिफ्यूजन का ही एग्जांपल है। ये भी किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का एग्जांपल है। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी किसका एग्जांपल है, डिफ्यूजन का एग्जांपल है ये भी। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल होगा भैया, डिफ्यूजन या फिर विसरण का ये एग्जांपल होगा। ठीक है, डिफ्यूजन या फिर ये विसरण का ये उदाहरण होगा। ठीक है जी, ये भी परासरण नहीं होगा, क्योंकि परासरण तो तब माना जाएगा जब यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के अणुओं का मूवमेंट हो रहा होता, लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं है तो ये यहाँ पर क्या नहीं है, डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस नहीं होगा। ठीक है जी, अब इस चीज को थोड़ा सा कल प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ना इसको, है ना, समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे, और कल फिर आकर के हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, नमस्कार, जय हिंद।